पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी एक ऐसी चीज़ के बारे में जो 5 घंटे की खेती, 4 घंटे की बुनाई और 3 घंटे की सिलाई के बाद तैयार हुई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि उसका मूल्य इस तरह से हम 5 और 4 और 3 मिलाकर 12 घंटे नहीं कह सकते। फिर हम कितना कह सकते हैं? दरअसल जब भी हम किसी चीज़ का मूल्य पता करते हैं तो हम सोने का मूल्य यानी सोने के सिक्के बनाने में लगने वाले श्रम से उसका कंपैरिजन करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। तो मान लीजिए कि 5 घंटे जो हमने खेती का श्रम देखा, उस श्रम की कीमत सोने के उत्पादन में लगने वाले श्रम के हिसाब से सिर्फ 3 घंटे है। और जो बुनाई का श्रम हमने देखा था 4 घंटे का, उसकी कीमत मान लीजिए कि सिर्फ 2 घंटे है। और जो सिलाई का श्रम है उसकी कीमत इस हिसाब से मान लीजिए कि सिर्फ 3 ही घंटे है। माने सोने के उत्पादन में और सिलाई में लगने वाले श्रम को हम लगभग लगभग बराबर मान लेते हैं इस उदाहरण में। तो इस हिसाब से 3 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे मिलाकर होते हैं 8 घंटे। यानी जो 12 घंटे का श्रम हमने खेती में, बुनाई में और सिलाई में एक्चुअल में लगाया, उसका जब हम मूल्य पता कर रहे हैं, सोने के उत्पादन में लगने वाले श्रम से हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर समय आता है सिर्फ 8 घंटे। 12 नहीं, 8 घंटे। अब इस 8 घंटे के श्रम की कीमत कितनी होनी चाहिए? हमने पिछले एपिसोड में ये बात जानी भी थी कि जब हम सोने का एक सिक्का बनाते हैं 1 रुपये का मान लीजिए, तो उसमें 2 घंटे का श्रम लगता है। तो इस हिसाब से इस 8 घंटे का जो कीमत होगी वो होगी 4 रुपये। अच्छा, अभी तक तो हमने इस चीज़ के उत्पादन में लगने वाले केवल कुछ खास श्रम के बारे में ही बात की थी, लेकिन इसमें उत्पादन के साधन भी तो लगे होंगे। अब मान लीजिए कि उनका मूल्य है 2 रुपये, तो कुल मिलाकर 4 रुपये और 2 रुपये कुल मिलाकर होता है 6 रुपये इस नई चीज़ का मूल्य। तो इस स्टेप पर आते आते हमने देखा कि श्रम जो है वो मूल्य में बदल चुका है। और श्रम के मूल्य में बदलने से पहले तक हम अलग अलग श्रम के लिए अलग अलग नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे खेती का श्रम, बुनाई का श्रम, सिलाई का श्रम। लेकिन एक बार जब श्रम मूल्य में तब्दील हो चुका है, बदल चुका है, उसके बाद हम उसके सभी रूपों को, उसके सभी नामों को भूल जाते हैं। फिर सिर्फ याद रखते हैं तो सिर्फ मूल्य को। अब यूँ ही देख लीजिए ना, अगर मान लीजिए कि हमारे सामने एक कमीज़ रखी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि ये कमीज़ कुछ खास कच्चे माल से, कुछ सहायक सामग्री से, कुछ औजार से और थोड़े से श्रम से बनी हुई है। लेकिन अगर हम विनिमय मूल्य के हिसाब से देखें तो हम कहेंगे कि ये कमीज़ तो 10 रुपये से बनी है। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे रुपयों की दृष्टि से हम देखें, विनिमय मूल्य की दृष्टि से हम देखें किसी भी चीज़ को, फिर भी विनिमय मूल्य भी श्रम से ही बनता है, श्रम से ही पैदा होता है, श्रम का ही एक रूप होता है। हम कह सकते हैं कि मूल्य श्रम ही होता है, क्योंकि रुपए के सिक्के को बनाने में श्रम का ही इस्तेमाल होता है। कोई भी चीज़ श्रम से बनती है, रुपया भी श्रम से ही बनता है। इसी वजह से दोनों चीज़ों का आपस में एक्सचेंज हो पाता है। रुपए का या पैसे का गुण होता है उसका मूल्य, यानी हम पैसे या रुपए के बदले कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, यही पैसे और रुपए का गुण है। लेकिन गुण के साथ साथ पैसों में एक मात्रा भी होती है, और वो मात्रा होती है सिक्के या नोट पर छपा हुआ नंबर। मतलब हम 10 रुपये मूल्य की चीज़ को 10 रुपये के सिक्के से या 10 रुपये के नोट से खरीद सकते हैं। हम 5 रुपये के नोट से, 5 रुपये के सिक्के से 10 रुपये मूल्य की चीज़ को नहीं खरीद सकते हैं। इस वजह से एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक अंतर विरोध है इस मूल्य में, इस सिक्के में, इस रुपए में। यानी इसमें चीज़ों को खरीदने की ताकत तो है, वो गुण तो है, लेकिन सिर्फ उतना ही खरीद सकते हैं जितना इस पर प्रिंट हो रखा हो। और इसी वजह से लोगों को कभी भी पैसे को पाकर संतुष्टि नहीं मिलती है। पैसे के गुण में और मात्रा में ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो अंतर विरोध है, इसकी वजह से लोगों के मन में ज़बरदस्त असंतुष्टि होती है। उनके पास 100 रुपये आ जाएं तो भी असंतुष्ट रहते हैं, 1000 आ जाएं तो भी असंतुष्ट रहते हैं,
10 करोड़ आ जाएं, 20 करोड़ आ जाएं, 100 करोड़, 1000 करोड़, कितने भी रुपए आ जाएं लोगों के पास में, लेकिन फिर भी उन्हें और ज़्यादा चीज़ों को खरीदने के लिए और ज़्यादा रुपए को पाने की लालसा बनी रहती है। और यही रुपए का अस्वाभाविक गुण है, पैसे का अस्वाभाविक गुण है। कैसे? हर इंसान के भोजन करने की एक लिमिट है। मान लीजिए कि 10, 12, 15 रोटियां खाने के बाद तो एक इंसान झिक जाएगा और उसके बाद उसे और भोजन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन पैसों के मामले में हमेशा ज़रूरत बनी रहेगी, हमेशा डिमांड बनी रहेगी। और इसी की वजह से पैसा अस्वाभाविक है, मूल्य अस्वाभाविक है। यहाँ तक हमने जाना मूल्य के बारे में, एक्सचेंज के बारे में यानी विनिमय के बारे में, और पैसे के बारे में। लेकिन अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इंसानों के बारे में, इंसानों के आपसी रिश्ते के बारे में। आप ज़रूर देखते रहिए मेरे इस वीडियो सीरीज़ को, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए।